दोस्तों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप में से कई लोग हमें संपर्क करते हैं और अपने विचार हमारे समक्ष रखते हैं। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मुझे ये आश्वासन होता है कि मैं जिस दिशा में आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं वो दिशा बिल्कुल सही है। इस YouTube चैनल का उद्देश्य ये है कि ये आपको उन स्ट्रेटजीज के बारे बताना चाहता है जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह लॉन्च कर सके। और अगर आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं तो भी ये YouTube चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। हम बिजनेस प्लान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारा 8वां एपिसोड है। करीब 2 एपिसोड और बाकी है, तब जाके हम बिजनेस प्लान को कंप्लीट करेंगे। सोचिए ना, अगर बिजनेस प्लान को बताने के लिए मुझे 10 एपिसोड की जरूरत होती है, जब आप एक्चुअल में एक बिजनेस प्लान को डॉक्यूमेंट करेंगे तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बिजनेस की नींव है और इसे सही होना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप एक अच्छा, एक बड़ा, एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर बना सकते हैं। आज हम बिजनेस प्लान के एक नए पहलू के ऊपर बात करेंगे और वो पहलू है प्राइसिंग। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। और प्राइसिंग को शुरू करते हुए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। फिलिप कोटलर, जो कि एक मार्केटिंग गुरु है, उनका यह मानना है कि प्राइसिंग इज दैट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स व्हिच जनरेट्स रेवेन्यू, रेस्ट ऑल इज कॉस्ट। इसका मतलब आपका प्राइसिंग करेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, यहीं से तो आप कंपनी को चलाएंगे। प्राइसिंग को समझने के लिए हमको प्राइसिंग की एलिमेंट को समझना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये डिस्कशन, हमारा जो ये बिजनेस प्लान के ऊपर चर्चा चल रही है, ये कमर्शियल्स के ऊपर है। तो मैं आपको कमर्शियल्स के ऊपर ही बताऊंगा। दोस्तों, प्राइसिंग में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइसिंग हम किस तरह बनाते हैं। आप इस प्राइसिंग को लेकर अगर अपना प्राइसिंग बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेड को कितना मार्जिन देना है और आपके पास रिटेंशन मार्जिन कितना होगा। और इसी रिटेंशन मार्जिन से आप अपनी पूरी कंपनी को चलाने वाले हैं। जो बातें आपको बताने वाला हूं मैं आज, उसमें डेविएशन हो सकता है। आप इसे बहुत अलग अलग तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। आप किसी भी बिजनेस के लाइन में क्यों ना हो, अगर आप प्राइसिंग को अच्छी तरह समझ जाओगे तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह चला सकोगे। और मैं हमेशा हर एक फाउंडर को, हर एक एंटरप्रेन्योर को यही कहता हूं, प्राइसेस को बहुत संभाल के चलिए और इसके ऊपर एक बहुत ही सतर्क नजर रखिए, क्योंकि यहां पर अगर आपसे गलती हो जाती है तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत लोगों का बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है प्राइसिंग को लेकर। मैं अगर आपको एक नसीहत दूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी भी बिजनेस में जब भी उतर रहे हैं तो आप मार्केट का एक सर्वे कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स किस टाइप की मार्जिन्स दे रहे हैं और उसी के ऊपर आप अपने स्ट्रक्चर को बनाएं। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, स्ट्रेटजी एक बहुत डायनेमिक चीज होती है और अगर आप उस कड़ी को अच्छी तरह समझते हो तभी जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। बहुत टाइम ऐसा देखा गया है, लोग ये समझते हैं कि अगर कोई कॉम्पिटिटर 20 to 25% मार्जिन दे रहा है तो मैं 30 to 35% मार्जिन दे दूंगा और रिटेलर को यह कहूंगा कि आप मेरा प्रोडक्ट पुश करें। अगर ऐसा होता तो हर एक कंपनी सक्सेसफुल हो जाती। ऐसा नहीं होता है। इसका डायनामिक्स काफी अलग है और प्राइसिंग के साथ मार्केटिंग भी आपको करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक अट्रैक्टिव प्राइस देना है। अगर आप एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो रिटेलर के शॉप में अगर कोई अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर है, करीब 1000-2000 प्रोडक्ट रहते हैं। अगर कोई नया प्रोडक्ट उनके पास पहुंचता है और वो कहते हैं कि भाई मैं आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देता हूं, आप प्लीज मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, उस केस में क्या हो जाता है, रिटेलर आपको ये जवाब देता है, यार मैं तो ये प्रोडक्ट को पुश कर सकता हूं, लेकिन अगर कस्टमर मेरे पास आके तुम्हारे कॉम्पिटिटर ब्रांड को मांगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप प्राइसिंग बनाते हो आप ध्यान रख लो, सिर्फ प्राइसिंग से काम नहीं होने वाला, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करना एक 360 डिग्री एफर्ट है। जब आप इसे सही दिशा में लेते हो तभी जाके सक्सेस आपके पास चल के आती है।
तो आइए हम कुछ स्लाइड्स देखते हैं और समझते हैं कि प्राइसिंग को हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो आपके सामने ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आप डिटेल्स जो देख रहे हैं, इस डिटेल को मैंने बनाया है आपको ये बताने के लिए कि जब हम एक प्राइस लिस्ट बनाते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हो, तो मैंने एक प्रोडक्ट का जो एमआरपी है उसे मान लिया है कि 100 रुपए है, और जब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में देते हैं तो हम रिटेलर को एक मार्जिन देते हैं। यहां पर उस मार्जिन को मैंने 25% पकड़ लिया है। आप याद रखो, जब भी हम रिटेलर को मार्जिन की बारे बताते हैं तो रिटेलर मार्जिन को मार्क डाउन मतलब ऑन एमआरपी कैलकुलेट करता है। तो 100 में से अगर हम 25% माइनस करेंगे तो वो अमाउंट जो आता है वो 75 रुपीज आता है। तो रिटेलर को पर पीस, अगर उस पीस की एमआरपी 100 रुपए है तो उसको मार्जिन कितना मिल रहा है इन वैल्यू? 25 रुपीज। उसके बाद जो रिटेलर को सप्लाई कर रहा है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक मार्जिन देना जरूरी है। यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन 10% पकड़ ली है। याद रखिए, हमने पहले जो 25% पकड़ा था दैट वाज ऑन एमआरपी। ये जो हम 10% पकड़ रहे हैं ये ऑन कॉस्ट है, मतलब ये मार्कअप है। तो जब हम 10% ऑन ₹75 निकालते हैं तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन आता है वो आता है ₹6.82। मतलब अगर एक 100 रुपए का प्रोडक्ट है, हम रिटेलर को 25% देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर को 10% देते हैं, तो हमारे पास जो टोटल आउटपुट मार्जिन है वो 32% है। इसी को ध्यान रखकर आपको भी अपनी प्राइसिंग बनानी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये 25% है, ये 10% है, तो 25 और 10 को जब हम ऐड करते हैं तो ये 35 होना चाहिए, 32 नहीं होना चाहिए। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि दिस इज मार्क डाउन और ये जो है वो मार्कअप है। मतलब ये जो है ये ऑन एमआरपी है, ये ऑन कॉस्ट है। जब हम इसको ध्यान रखकर कैलकुलेट करते हैं तब जाके हमको 32% आता है। और जैसा कि मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है, ये परफेक्ट मार्केट सिचुएशन है और सब कुछ अगर सही है तो आप इस प्राइस लिस्ट से जा सकते हो, जो कि शायद प्रैक्टिकल नहीं है। तो आइए कुछ डेविएशंस देखते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप हर एक चीज को काफी डिटेल में देखें। अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल, हमने ये एक परफेक्ट सिचुएशन देखा है और 25% हमने रिटेलर को दिया है और डिस्ट्रीब्यूटर को हमने 10% दिया है। मान लीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं मार्केट में और जो रिटेलर है वो कह रहा है मैं 25% में आपके प्रोडक्ट को नहीं रखूंगा, आपका प्रोडक्ट मुझे पसंद आया है पर मुझे 30% चाहिए। तो आप क्या करते हो? आपको 30% उस रिटेलर को देना पड़ता है। लेकिन आपके प्राइस लिस्ट में आपने 25% से टोटल कैलकुलेशन की है, तो आप क्या करोगे? आप किसी का नुकसान तो होने नहीं दोगे। प्राइस लिस्ट तो आप बदल नहीं सकते, तो आप क्या करने वाले हो? आप रेट डिफरेंस देने वाले हो, मतलब कि आपका एक क्लेम अमाउंट बनेगा। तो जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर बिल करेगा रिटेलर को तो वो 25 नहीं 30% से बिल करेगा। अगर वो 25% से बिल कर रहा होता तो जो उसकी स्टैंडर्ड मार्जिन आती वो आती 25, लेकिन क्योंकि वो 30% में बिल कर रहा है, इस केस में स्पेशल मार्जिन जो हो गया वो हो गया 30। जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें 5 रुपीज का डिफरेंस आता है। और जब हम इस 5 रुपीज को, मान लीजिए कि उस आउटलेट में आपने 20 पीस डाले हैं, तो हम जब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ₹100 आता है और ये 100 रुपीज का क्लेम हमको डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है। ये हम सब कुछ जानते हैं, ये हम सब कुछ समझते हैं। और यहां पर मैंने एक स्टैंडर्ड मार्जिन बनाई हुई है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन को नहीं छेड़ा है। मैंने सिर्फ एक काम किया है कि मैंने एक रेट डिफरेंस का क्लेम डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया है ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। लेकिन क्या यह सही है? क्या हम इसमें और डेविएशन कर सकते हैं? दोस्तों, प्राइसिंग को अच्छी तरह समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसकी समझ आपको बहुत सेविंग दे सकती है। अब पिछले सिचुएशन को मैं एक दूसरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस केस में क्या है कि मैंने इसको चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही रखा, 25% 10%। इस केस में मैंने क्या किया, मैंने रिटेलर मार्जिन को 25 के जगह 30% फ्लैट कर दिया। मेरी अभी जो प्राइस लिस्ट बनी है वो 30% पे बनी है। इस केस में क्या होगा अगर आप देखोगे तो
30% हम जब कम करते हैं 100 रुपए में, 30 रुपए आप घटा दो तो 70 रुपीज में रिटेलर को पहुंचा। 70 रुपीज के ऊपर आप जब 10% घटाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो मार्जिन आता है वो आता है 6 रुपीज 36 पैसे। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर मैं रेट डिफरेंस नहीं दे रहा हूं। मैंने क्या किया है, मैंने एक प्राइस लिस्ट बनाई है, 30% मैंने फ्लैट ऑफर कर दिया। जब मैं ऐसे प्राइस लिस्ट बनाता हूं तो क्या होता है, देखिए यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटर को 6 रुपीज 82 पैसे दिए जब हम 25% दे रहे हैं। जैसे हमने प्राइस लिस्ट को 30% किया तो डिस्ट्रीब्यूटर को हमने कितना दिया, 6 रुपीज 36 पैसे, क्योंकि हम जैसे 30% कम करते हैं 100 रुपए से, ये 70 हो जाता है, लेकिन यहां पर वो 75 रहता है। तो आप जब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो कंपनी को जो सेविंग हो जाती है वो होती है 45 पैसे की। मतलब आप रेट डिफरेंस नहीं देकर अगर आप ऐसा प्राइस लिस्ट बनाते हो जो कि 30% में है तो आपकी 45 पैसे की सेविंग्स हो जाती है, और ये सेविंग्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होता है। याद रखिए ये टोटली डिपेंडेंट है आपके ऊपर कि आप प्राइस लिस्ट कैसे बनाना चाहते हो। मैं तो आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं। आपको अगर समझ में आता है कि भैया 25% में बनना चाहिए तो आप 25% में बनाइए। अगर आपको लगता है कि 30% में बनना चाहिए तो आप 30% में बनाइए। और इसके साथ ध्यान रखिए कि आपका पेपर वर्क जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां पर 100 आउटलेट है। मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 आउटलेट है तब आपका सिचुएशन क्या होगा। इसलिए जितना स्टैंडर्डाइज रहे आपके समझ के हिसाब से उतना ही बेटर होगा। और एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, आप कुछ भी कर लीजिए, घूम फिर कर जो मार्जिन आपको मार्केट में देना है वो करीब 35 to 40% पर ऐसे या वैसे आ ही जाएगा। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो 35-40% नहीं बल्कि 45 या 50% आता है जब आप सब चीजों को कंसिडर कर लेते हो। अब हम एक अलग केस को समझते हैं। मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ आपके पास एक सुपर स्टॉकिस्ट भी है। सुपर स्टॉकिस्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने 5+3 रखा हुआ है। 5 इज सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन, 3 इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जब भी आप किसी सुपर स्टॉकिस्ट के साथ डील करोगे वाद विवाद बहुत होंगे। वो कहेगा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है लेकिन आप जो मार्जिन दे रहे हैं वो बहुत कम है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसे किस तरह हैंडल करते हो। बहुत केसेस में लोग क्या करते हैं 5+4 कर देते हैं, मतलब 9%। बहुत केसेस में लोग क्या करते हैं 5% सुपर स्टॉकिस्ट को दे देते हैं और कहते हैं ट्रांसपोर्ट हम एक्चुअल में देंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या मार्जिन उसको देते हो। लेकिन सुपर स्टॉकिस्ट का जो मार्जिन होता है वो भी हम कॉस्ट पे लेते हैं। मतलब 6 रुपीज 18 पैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है उसके ऊपर हम जब 8% कम करते हैं तब जाके रिटेलर को ऑन कॉस्ट 63.13 में आता है। बात सिर्फ यही नहीं है, गौर फरमाइएगा मैंने आपको क्या कहा। घूम फिर कर आपका जो मार्जिन निकलने वाला है वो करीब 40 to 50% है। इस केस में आप देखो 37% आपके निकल गए, फिर 41 हो गया, फिर 45 हो गया। मैंने यहां पर क्या नहीं पकड़ा है, मैंने यहां पर रेट डिफरेंस नहीं पकड़ा है। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में निकलोगे कुछ स्पेशल अकाउंट्स जब आपसे मार्जिन मांगेंगे तो आपको उनको मार्जिन देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप मार्जिन बढ़ाते रहोगे ये जो है ये बढ़ते रहेगा। और इसी को समझ के आपको प्राइस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वो पता ना हो कि आप कितना रिटेन कर रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं, तो अंत में जाके जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगी। बहुत बार लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अपने प्राइस को स्टैंडर्ड रखते हैं और स्कीम दे देते हैं मार्केट में। बहुत टाइम आपने ये सुना होगा कि 10+1 का स्कीम चल रहा है, 10+2 का स्कीम चल रहा है। वो इसलिए चलता है क्योंकि लोग अपने प्राइस लिस्ट को छेड़ना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि मेरा प्राइस लिस्ट जो है वो स्टैंडर्ड रहे, बट मैं स्कीम के द्वारा मैं वो मार्जिन जो रिटेलर चाह रहा है वो उसको दे दूं। इसमें फायदा क्या हो जाता है, जब स्कीम खत्म हो जाता है तो ये मार्जिन रिटेलर को नहीं जाता, रिटेलर यही रेगुलर मार्जिन लेता है। लेकिन ध्यान रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, रिटेलर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए। वो आजकल इस स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ते। वो सीधा आपको पूछेंगे मेरे को फ्लैट मार्जिन आप क्या दे रहे हो, वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बहुत ज्यादा स्किल्ड रिटेलर्स होते हैं वो स्पेशल मार्जिन तो लेते ही हैं, लेकिन अगर उनको मार्केट में ये पता चलता है कि आपने स्कीम चलाई है तो वो आपको कहते हैं कि उन्हें भी स्कीम चाहिए। इसीलिए प्राइसिंग को हर एक तरीके से समझना बहुत जरूरी है। मैं तो आपको कुछ चीजें बता रहा हूं,
इसके सिवाय आप और बहुत कुछ कर सकते हैं प्राइसिंग में, और प्राइसिंग एक बहुत डायनेमिक चीज होता है। लेकिन आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये है कि आप ट्रेड को कितना मार्जिन दे रहे हो, और सब कुछ देने के बाद आपके पास छूटता क्या है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी है, आपने मार्जिन कितना दिया है, और आपके पास रिटेंशन कितना है, और इसी रिटेंशन से आप बिजनेस को चलाओगे ना। अब जो हम यहां देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा डिटेल में और बताता हूं आपको, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ पाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो है ये रिटेलर स्कीम यहां लिखा हुआ है, मैंने ये कंज्यूमर स्कीम नहीं लिखा है। कंज्यूमर स्कीम और रिटेलर स्कीम में बहुत फर्क है। कंज्यूमर स्कीम वो होता है जो हम कंज्यूमर के लिए चलाते हैं, और रिटेलर स्कीम वो होता है जो हम रिटेलर के लिए चलाते हैं। बहुत कंपनियां तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए स्कीम चलाती हैं और सुपर स्टॉकिस्ट के लिए स्कीम चलाती हैं, लेकिन ये कंप्लीटली आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कहां पर कौन सा स्कीम चलाना चाहते हो। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको स्कीम की कैलकुलेशन किस तरह करनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर मैंने 10+1 का ऑफर चलाया है, और ये रिटेलर स्कीम होने के कारण हम रिटेलर की लैंडिंग रेट पकड़ेंगे, मतलब रिटेलर को 75 रुपीज में जा रहा है। जब हम 75 को 10 प्रोडक्ट, मतलब 10 प्रोडक्ट उसने खरीदे हैं 75 वाले, टोटल 750 रुपीज की बिलिंग हुई है उसको, लेकिन हम 750 रुपीज में 10 नहीं, हम 11 प्रोडक्ट दे रहे हैं। जब हम 750 से 11 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो ये है, और अगर हम इसे स्कीम वैल्यू पर पीस वैल्यू पे निकालते हैं तो वो कितना आता है, वो 6 रुपीज 82 पैसे आता है। आप इसे पार्क कर कहीं रख दो। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन 10% पकड़ा है इसके ऊपर, और उसके बाद जो अमाउंट आया है वो ये आया है, और हमने डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन रुपीज में निकाल ली, वो करीब 6 रुपीज 82 पैसे आ गया है। लेकिन यहां पर सुपर स्टॉकिस्ट भी है। जब हम क्लेम बनाएंगे, याद रखिए ये ऊपर से लेके नीचे तक आने वाला है। इस केस में क्या होगा, हमें सुपर स्टॉकिस्ट की भी मार्जिन को निकालनी पड़ेगी, और जब ये फाइनल अमाउंट हमारे पास आता है इसके बाद हमें इस अमाउंट को इसके साथ माइनस करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया है, लेस स्कीम वैल्यू ऑफ 6.82। तो आपका जो टोटल मार्जिन आउटवर्ड है वो है करीब 43.7%। लेकिन इसमें मजे की बात जो है वो ये है कि जैसे आपका स्कीम खत्म हो जाता है, मैंने पहले ही कहा है आपको, आप इतना पैसा सेव कर लेते हो, लेकिन इसमें कैच सिर्फ इतना है, रिटेलर आपको ये कहना नहीं चाहिए कि मुझे ये स्कीम फॉर एवर चाहिए। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जब भी प्राइसिंग के ऊपर काम करते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज होती है, और हमें वो बहुत सोच समझ के करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतनी डेविएशंस है ना इसमें, इसको हैंडल करने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, और हर एक केस अलग अलग होता है। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी जो प्राइस लिस्ट होती है वो सिटी वाइज, स्टेट वाइज अलग होती है, और इससे हमें यह पता चलता है कि वो कितने डिटेलिंग में काम करते हैं, ताकि वो समझ सके वो कितना मार्जिन दे रहे हैं, कितना मार्जिन रिटेन हो रहा है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, रिटेंशन मार्जिन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उसी से कंपनी को चलाना होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने प्राइसिंग के ऊपर जो चर्चा की है, मैं आशा करता हूं आपको इसमें बहुत कुछ समझ आया होगा, और अगर आप इसी को लेकर अपना प्राइस लिस्ट बनाते हो तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप चूकोगे नहीं। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जो प्राइसिंग को समझता है वो ये भी समझता है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट 40 रुपए में आ रहा है और उस प्रोडक्ट का एमआरपी 100 रुपीज है और आप 50% ट्रेड मार्जिन दे रहे हैं, तो आपके पास 50 रुपीज ही बचते हैं। 50 को जब हम 40 से माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 10 रुपए आते हैं, और इस 10 रुपए में आपको सब कुछ करना है, मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स भी करनी है, कंपनी चलानी है आपको, और कंपनी को ग्रोथ भी देनी है। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्राइसिंग को बहुत अच्छी तरह समझिए और इसे अच्छी तरह अप्लाई करिए, ताकि आप कहीं पर भी चूके नहीं। तो इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को यहां पर विराम दूंगा। अगले एपिसोड में हम आपके साथ बजटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन रुकिए, बजटिंग बिना सेल्स प्लान के कैसे हो सकता है? तो इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम बजटिंग नहीं डिस्कस करेंगे, हम सेल्स प्लान डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।